हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं आपका जीके एजुकेटर हूं। अगर आप सैनिक स्कूल सेशन 2026-27 में प्रवेश पाना चाहते हैं क्लास 6 के लिए, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कम समय में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। इस क्रैश कोर्स का नाम है रेडियन वॉरियर्स क्रैश कोर्स और ये उस क्रैश कोर्स में जीके का पहला लेक्चर है जो आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल करवाया गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इस कोर्स को बहुत ही रीजनेबल दामों पे खरीद सकते हैं हमारी ऐप रेडियन गुरुकुल पे जाके, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए और अगर आप इस कोर्स की पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं और इस कोर्स को कैसे परचेज करना है तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस लेक्चर में और मैं आपका हूं जीके एजुकेटर। जनरल नॉलेज जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है ये आपका क्रैश कोर्स है। 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा वाइंड अप करवाया जाएगा एंड दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आप जब एग्जाम देने जाएंगे यू विल पास दिस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो ये जो सैनिक स्कूल का हमारा कोर्स है, आज जीके का इसका ये पहला लेक्चर है। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा हमारा रेडियन लर्निंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वहां पे हमने आपको अच्छे से बताया है कि किस तरीके से हम इस कोर्स को आगे परस्यू करने वाले हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है एंड एवरीथिंग आपको वहां मिल जाएगा। आज जिस चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं, यहां से लेकर के जो भी हमारे 29-30 वैसे 29-28 टॉपिक्स हैं, पर हम उसको और थोड़ा सा बाइफरकेट करके विद इन दिस स्पैन ऑफ 3 मंथ्स वी विल कवर योर सिलेबस। ठीक है, बहुत आराम से इत्मीनान से बैठ के पढ़ेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं उसे कोशिश करना अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, नहीं तो इस पूरी क्लास का जो पीडीएफ है ना वो आपको हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं और क्लास के बाद में आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लेना है। तो ये जो कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा ये आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, इन सबसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में A to Z चीजें बताऊंगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, हम बिल्कुल एक एक चीज को कवर करेंगे, एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। सीधा मुद्दे पे आते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिल्कुल घबराना मत क्वेश्चन देख के। अगर आपको लग रहा है यार ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं या पहले से मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपको क्लियर होगी क्लास में और ये टॉपिक आज की आज हम वाइंड अप कर देंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड। यानी कि अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, जो हमारे देश का फ्लैग है, जो तिरंगा है, जिसमें ऑरेंज कलर सबसे ऊपर आपको मैं भी दिखाऊंगा, फिर सफेद है, फिर ग्रीन है, इनके क्या सिंबलाइज करता है, तो इसके अपने आप में एक स्टोरी रही है। इसे कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। ठीक है ना। जो आज आप शक्ल देखते हैं हमारे नेशनल फ्लैग की, इसमें पहले कुछ अलग कलर्स हुआ करते थे, बट जो सबसे पहला नेशनल फ्लैग किसी फॉरेन लैंड पे, यानी कि बाहर की धरती पे, इंडिया में नहीं, बाहर फहराया गया था। तो वो कौन था, किसने फहराया था, कहां पे हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो जो नेशनल फ्लैग इंडिया का पहली बार किसी फॉरेन कंट्री में फहराया गया था, तो वो कंट्री का नाम है जर्मनी। क्या नाम है भाई? जर्मनी। जर्मनी में अगर पर्टिकुलरली बताऊं कौन सी जगह है, तो वो जगह है स्टटग्राट। स्टटग्राट। और ये बात है साल 1907 की। इसमें मेंशन नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं और इस क्लास का पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा। 1907। तो हमें जगह पता लग गई, हमें साल पता लग गया। 1907 में फहराया गया था। किसने फहराया था? तो ये थी मैडम भिकाजी कामा। क्या नाम था? मैडम भिकाजी कामा। बस ये आपको एज इट इज चीज याद रखनी है। अब और थोड़ा सा हम नेशनल फ्लैग के बारे में चीजें जानेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही चीजों को समझेंगे। ये है हमारे देश का तिरंगा, नेशनल फ्लैग। क्लियर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि विच कलर्स आर बीइंग यूज्ड इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। अभी यहां पे तो मैंने आपको फ्लैग दिखा दिया, एग्जाम में नहीं पता लगेगा, तो ये क्रोनोलॉजी और कलर्स के नाम आपको याद रखने हैं। कैसे कैसे समझते हैं। सबसे ऊपर है, इस कलर को हम कहते हैं सैफरन कलर। क्या बोलते हैं? सैफरन कलर। और ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता होगा।
तभी इसका कुछ ना कुछ हर चीज का अर्थ होता है, तभी हम उसको वहां पे प्लेस करते हैं। तो सैफरन कलर किस चीज को दर्शाता है? यह दर्शाता है बहादुरी। बहादुरी को हम क्या बोलते हैं? करेज। करेज एंड सैक्रिफाइस, बलिदान। ठीक है, इसका प्रतीक है ये ऑरेंज कलर, तभी हमारे झंडे में है। उसके बाद आती है बारी व्हाइट कलर की। तो व्हाइट कलर की बात करें तो व्हाइट कलर बड़ा शांति का प्रतीक होता है ना, तो ये पीस, शांति को दर्शाता है, प्योरिटी, पवित्रता, ठीक है, और सच्चाई, ट्रुथ। ये तीन चीजों को ये सिंबलाइज करता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां से सवाल बनेगा। अभी आप देखना, मैं आपको लेटेस्ट रेफरेंस वाले क्वेश्चंस भी साथ साथ कवर करवाऊंगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है भाई ग्रीन कलर, एंड ग्रीन कलर सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी बोले तो मतलब कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्न होना, सब कुछ होना, प्रोस्पर करना, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। तो हमें तीनों कलर्स के बारे में पता लग गया। क्या क्या हुआ? ग्रीन कलर इज फॉर प्रोस्पेरिटी, व्हाइट है पीस, प्योरिटी और ट्रुथ, और ऑरेंज कलर सिग्निफाइज करेज एंड सैक्रिफाइस। अब ये तीन कलर आपको झंडे में दिख रहे हैं। एक चीज और आपको इस झंडे में दिखेगी, वो क्या? तो वो है भाई ये है आपका, इसे हम कहते हैं अशोक चक्र। क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। अब अशोक चक्र से क्या सवाल बनता है एग्जाम में? तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। इसने बोला कौन कौन से कलर्स इसमें? सैफरन है, बिल्कुल है, व्हाइट है, व्हाइट भी है, ग्रीन है, ग्रीन भी है। तो यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आते हैं हम अशोक चक्र पे। तो अशोक चक्र से आपको क्या चीजें याद रखनी है कि इसका कलर क्या है? तो इसका कलर होता है बच्चों नेवी ब्लू। क्या कलर होता है? नेवी ब्लू कलर। आप यहां पे देख सकते हैं ये नेवी ब्लू कलर का है, और इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी तीलियां, ठीक है ना, इसको स्पोक्स बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस अशोक चक्र के अंदर जो नेशनल फ्लैग में है इसमें टोटल कितने स्पोक्स हैं? तो आपका जवाब होगा कितने? 24 स्पोक्स। 24 स्पोक्स यानी 24 तीलियां हैं इसके अंदर। तो ये हो गया पूरे, हमने जो हमारा तिरंगा है उसको हमने एक एक करके अच्छे से समझ लिया। ऑरेंज डन, व्हाइट डन, ग्रीन डन, एंड वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द अशोक चक्र। नाउ व्हाट डज अशोक चक्र सिग्निफाइज? और अशोक चक्र हमने लिया कहां से है? तो देखिए, सारनाथ एक जगह है जो वाराणसी के नजदीक है। आज वहां पे एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। वहां पे 250 BC, अभी तो AD चल रहा है, ये बात है तकरीबन 2-2.5 हजार साल पुरानी। ठीक है, उस टाइम पे आपने नाम सुना होगा कि सम्राट अशोक का, आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में काफी नाम सुना होगा। तो सम्राट अशोक ने कैपिटल थी इनकी सारनाथ लाइन कैपिटल। ठीक है, तो वहां से हमने अपना नेशनल एम्बलम भी लिया है, और वो क्या है वो हम आगे समझेंगे। तो उसी के अंदर एक है अशोक चक्र। ठीक है, तो ये वहां से लेकर के हमने यहां लगा दिया। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था हमारे झंडे का, तो उस वक्त इसमें अशोक चक्र से पहले यहां पे चरखा होता था। गांधी जी चलाते थे ना जो चरखा, वही चरखा यहां पे होता था। पर जो फाइनल हमने अडॉप्ट किया वो हमने ये किया। अब बारी आती है इसको अडॉप्ट कब किया गया नेशनल फ्लैग को, तो उसे हम आगे समझेंगे, नहीं तो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगी। तो अभी हमने 2 सवालों में ये 2 चीजें कवर करी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। ये क्रैश कोर्स है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका कुछ भी मिस होएगा। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, एक तरीके से पढ़ाया जाएगा, और थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे, पर कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। क्लियर? Third question. The present national flag of India was designed by whom? Why he is saying present? अभी जो हमारा नेशनल फ्लैग है जिसको हम अपना तिरंगा मानते हैं, उसे किसने डिजाइन किया था? क्योंकि इससे पहले और भी कई सारे वेरिएशंस थे फ्लैग के। तो पहली बात तो ये जो नेशनल फ्लैग है ना इंडिया का, इसको, इसके साथ ना एक डेट एसोसिएटेड है, वो याद रखना। वो क्या है? 22 जुलाई 1947। अब आप कहेंगे ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, हमारा देश जो है ना संविधान से चलता है। किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। मतलब उन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हमारे देश में सरकारें बनती हैं, सारे काम उसके हिसाब से होते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक दिन का काम तो था नहीं, इसमें लगभग 2 से 3 साल का टाइम लगा। स्पेसिफिकली बताऊं तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आपको याद नहीं रखना, बस बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे जो बॉडी थी उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली। अब इसका क्या रोल था? इसका रोल था, इसके अंदर कुल मिला के 300 मेंबर्स थे, बाद में कम हो गए थे, 286 296 के करीब मेंबर्स थे इसमें, जो पूरे देश से चुने गए थे। अब उन्होंने बैठ के हमारे देश का संविधान लिखा, और उसी दौरान जितनी भी इंपॉर्टेंट सिंबल्स इंडिया के, जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं, नेशनल एंथम क्या होगा, नेशनल फ्लैग क्या होगा, नेशनल सॉन्ग क्या होगा, ये सारी चीजें उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैठ के डिसाइड करी। तो उसके लिए अलग अलग डेट्स है। तो ये डेट है 22 जुलाई की। 22 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा? नेशनल फ्लैग को मान्यता दे दी और उसे अडॉप्ट कर लिया। क्लियर? उसके बाद में हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 15 अगस्त आप बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे होता है। और उसी दिन 15 अगस्त 1947 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ये झंडा रेड फोर्ट पे फहराया था। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। अब बात आती है कि भाई ये जो नेशनल फ्लैग है जो हमने यहां पे देखा, यार ये किसी ने डिजाइन भी तो किया होगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसी किसी ने उठा के बता दिया, नहीं, इसके पीछे प्रॉपर डिजाइनिंग हुई थी। और इसके पीछे ब्रेन किसका था? एक आंध्र प्रदेश के फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था पेंगाली वेंकैया। क्या नाम था? पेंगाली वेंकैया। और अगर थोड़ा सा डीप जाएगा एग्जामिनर तो आपसे पूछ सकता है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर हु बिलोंग टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो इतना हमें चीजें समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हमने फ्लैग को कवर कर लिया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेशनल फ्लैग के बारे में हमने जो चीजें जाननी थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। ये रेफरेंस देखो एक बार, ये खतरनाक रेफरेंस है, RIMC, ठीक है, मिलिट्री कॉलेज का। ये 2023 का सवाल है, आप में से कई बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो RIMC में ये सवाल पूछा गया था, हु इज द राइटर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। नेशनल एंथम आप अपने स्कूल में गाते हैं, टोटल इसका टाइम होता है 52 सेकंड, मतलब 52 सेकंड्स में आप इसका रन टाइम माना जाता है ऑफिशियली। कई बार आप मूवीज देखने जाते हो तो उससे पहले चलता है ना, जन गण मन अधिनायक जय हिंद, है ना? तो वो है हमारे देश का नेशनल एंथम। अब पूछा जा रहा है नेशनल एंथम किन्होंने लिखा था, तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एंड ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा, पहले बंगाली भाषा में लिखा था, तब उसको बोलते थे भारतो भाग्यो विधाता। ठीक है, बाद में इसको जो है इस लैंग्वेज में डाला गया। इसका रन टाइम आपसे पूछा जा सकता है, तो टोटल 52 सेकेंड्स का रन टाइम जो है इसका बनाया गया। जब मूवीज में आप जाते होगे मूवी देखने, तो उससे पहले स्कूल की असेंबली के अंदर जनगण मन से आप सब लोग जो है परिचित हैं बहुत अच्छे से। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है नेशनल एंथम। अब इससे रिलेटेड और क्या सवाल बन सकता है? इससे रिलेटेड सवाल ये बनेगा कि इसको कब अडॉप्ट किया था। आपके मन में आना चाहिए कि नेशनल फ्लैग तो 22 जुलाई 1947 आपने बताया, तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो हम आगे पढ़ेंगे, दोनों की जो डेट है वो है 24 जनवरी 1950। और इसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया गया, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो आखिरी मीटिंग 24 जनवरी को हुई होगी, और उस दिन उन्होंने कहा हमारे देश का नेशनल एंथम जो है वो ये होगा। हिस्टोरिकली देखा जाए तो आपसे सवाल बनेगा कि पहली बार कौन से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नेशनल एंथम गाया गया था। यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब है 1911। 1911 जगह थी कलकत्ता, कैलकाटा, क्लियर, जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, 1911 कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। अब आप कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन है, क्या बोल रहे हो आप? तो शॉर्ट में बता देता हूं, आगे जब हम फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। देश को आजाद कराने के लिए एक बड़ा संगठन की जरूरत थी जब भारत आजाद नहीं था। ठीक है, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, और तब से लेके हर साल इसकी एक मीटिंग हुआ करती थी दिसंबर के महीने में। 1911 में यह मीटिंग कलकत्ता में हो रही थी, और इसी मीटिंग के दौरान जो है नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था। क्लियर? तो ये कहानी है आपके नेशनल एंथम की। आराम से एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। हमने गाड़ी ऐसे भी नहीं भगानी कि आपके दिमाग से चीजें स्लिप हो। इसको आप आराम से जब आप नोट करेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखते जाओ, नहीं तो इसका PDF भी मिलेगा, वहां से रिवाइज करो और असाइनमेंट सॉल्व करो। असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा उससे आपका जो है प्रिपेयर हो जाएगा पूरा लेक्चर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस क्या है पहले ये समझते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में क्या ऐसा देखने को मिलता है? अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बट एग्जाम में पूछा गया इसलिए पूछ रहा हूं।
देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, और इंडिया से ज्यादा विभिन्न देश आपको शायद ही कोई देखने को मिले। यहां पे हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको यहाँ पे पारसी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक वेरिएशंस है। इतनी ज्यादा वर्सेटैलिटी होने के बाद हमारा देश इतना सुंदर है और यूनाइटेड तरीके से एक साथ रहता है। रहता है क्या, नहीं रहता? तो इसलिए हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है हमारे देश को चलाने वाली एक इंटरनल फोर्स है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा राइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हटके सवाल था बट आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लायंस आर देयर इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये आपने कई मूवीज में देखा होगा, करेंसी नोट्स पे देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर देखा होगा, जो सरकारी बिल्डिंग्स होती है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, है ना, ऐसी बिल्डिंग्स के ऊपर ज्यादातर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जितने होते हैं गवर्नमेंट के, आपको ये नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा। और ये क्या क्या सिग्निफाई करता है वो भी बताऊंगा। इसके पीछे अशोक चक्र यहां नीचे देख सकते हैं आप, अशोक चक्र है, ये वही अशोक चक्र है जो हमारे देश के झंडे के बीचों बीच है, जिसमें 24 स्पोक्स हैं। ऐसे रिवाइज करेंगे। इसमें आपको कितने शेर देखने को मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे यार यहाँ तो 3 शेर हैं, और मेरे से पूछा हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, आप फटाफट से कहेंगे देखो 3 तो हैं, पर आप यहां पे गलत हो जाएंगे। एक्चुअल में इसमें 4 शेर हैं। एक शेर पीछे भी है, वो हमें दिखाई ही नहीं देता क्योंकि प्रॉपर राउंड शेप में है, तो आप सामने के 3 देख पाते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा 4। अब ये नेशनल एम्बलम जो है इसकी क्या कहानी है? तो पहले आपको ये जानना है, नेशनल एम्बलम जो हमारा ये जो प्रतीक है नेशनल एम्बलम का, वो मैंने आपको बता दिया, हर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा और एक तरह से के इंडिया की पहचान है। इसे भी सारनाथ, सारनाथ कहां है? वाराणसी के पास। सारनाथ अशोक की, सम्राट अशोक ने बनाया था, सम्राट अशोक ने, और ये बात है 250 BC की। ठीक है, और ये जो 4 लायंस हैं ये वहीं से लिए गए हैं, और ये लायंस के नीचे आप थोड़े बहुत जानवर भी देख रहे होंगे, इधर आपको बैल दिखेगा, इधर घोड़ा दिखेगा, पीछे लॉयन है, ठीक है, हाथी भी है। तो इनके अलग अलग सिंबल्स हैं और अलग अलग चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमने इतना डेप्थ में नहीं जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये 4 लायंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हर लायन का एक मतलब है। एक लायन कहता है भाई मैं पावर हूं, एक कहता है कि मैं प्राइड हूं, एक कहता है मैं कॉन्फिडेंस हूं, ठीक है, और एक कहता है मैं बहादुर यानी करेज को मैं रिफ्लेक्ट करता हूं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये 4 शब्द में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, RMS में पूछा गया था। तो 4 लायंस जो है वो ये सिंबलाइज करते हैं। इसके नीचे अशोक चक्र है और इसके नीचे है सत्यमेव जयते लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या होती है? जीत होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देवनागरी स्क्रिप्ट जो हिंदी की स्क्रिप्ट है वो यहां पे लिखा गया है, वो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में? एग्जामिनर आपसे पूछेगा ठीक है सत्यमेव जयते आपको पता है, अब आप ये बताओ ये सत्यमेव जयते जो शब्द है इसका मतलब होता है ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। दूसरी बात यह कि सत्यमेव जयते को लिया कहां से गया है? हर चीज का एक सोर्स होता है, जैसे इसका सोर्स सारनाथ है। सत्यमेव जयते जो टेक्स्ट है ये लिया गया उपनिषद से। उपनिषद हमारे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट माने जाते हैं, जैसे वेद होते हैं, उपवेद होते हैं, पुराण होते हैं, वैसे ही उपनिषद होते हैं। और उपनिषद भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। क्या है? मुंडक उपनिषद। यह सवाल आपसे बन सकता है, मुंडक उपनिषद, यहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्लियर? तो ये सारी कहानी थी नेशनल एम्बलम की। एक और हमारा आइकन्स और सिंबल प्रिपेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं। What does white color in the Indian national flag represent? And this is the previous year question of सैनिक स्कूल 2022। क्लियर? तो अब तो आप फटाफट से बता देंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ, पीस एंड प्योरिटी। तो हमारे यहां पे कहां पे दिख रहा है? पीस एंड ट्रूथ, तो व्हाइट इज फॉर दैट। सैक्रिफाइस, करेज, ये होता है ऑरेंज कलर, बोले तो सैफरन रंग, ये होता है सैफरन के लिए, ठीक है, और प्रोस्पेरिटी होता है ग्रीन कलर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट डिड इंडिया अडॉप्ट इट्स नेशनल एम्बलम? सैनिक स्कूल 2021। अभी नेशनल एम्बलम की सारी कहानी बताई तो सारनाथ में अशोक ने बनाया 250 बीसी 250 बीसी में सारनाथ से ये लिया गया है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अब देखो हमने शुरू में क्लास के शुरुआत में ही हमने ऐसा बेस बना लिया है कि अब आगे आने वाले सवाल आपको बिल्कुल लॉलीपॉप लगेंगे। ठीक है, तो हमने A to Z चीजें कवर कर ली हैं ऑलमोस्ट, जो रह गई हैं वो बता दूंगा। हाँ जी, यहां पे बात हो रही है नेशनल कैलेंडर की। तो क्या है नेशनल कैलेंडर अभी समझते हैं। उसने बोला है अरेंज द मंथ्स बेस्ड ऑन आवर नेशनल कैलेंडर शाखा एरा इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर। अब देखिए कोई कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर कुछ महीने होते हैं। देखिए अलग अलग टाइप के कैलेंडर होते हैं, जिस कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से अभी 2025 चल रहा है या 2026 चल रहा है, जो भी ईयर आपका चल रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जिसमें 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। क्लियर। वैसे ही हमारे देश का एक और कैलेंडर है, जी हां, ये कई बच्चों को नहीं पता होगा, वो हमारा नेशनल कैलेंडर है और इसको हम शाखा एरा बोलते हैं। जो नेशनल कैलेंडर है ये शाखा संवत से लिया गया है। और ये क्यों यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे कारण ये है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनाई जा सके। ज्यादातर गवर्नमेंट के कामों में, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस में कैलेंडर यूज किया जाता है। इतना यूजफुल आप लोगों के लिए बेशक ना हो। जिस कैलेंडर को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्लियर। और यहां पे बात हो रही है नेशनल कैलेंडर की और हमें पढ़ना है नेशनल कैलेंडर यहां पे। अब इससे सवाल क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। नेशनल कैलेंडर, पहली बात, नेशनल कैलेंडर में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह 12 महीने होते हैं। ये सूरज की मूवमेंट के हिसाब से इसको बनाया गया है। इसमें 12 महीने होते हैं और 365 ही दिन होते हैं। तो ऑलमोस्ट चीजें सेम है, बस महीनों के नाम जो हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कि 12 महीने हैं तो उसी महीने ये वाले महीने आपके सामने लिखे हैं कि ये इस कैलेंडर के महीने हैं और आपको इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है। अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखोगे, आपको सारे महीने याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहला याद रख लेना। जो नेशनल कैलेंडर का पहला महीना होता है उसे हम कहते हैं चैत्र। क्या बोलते हैं, चैत्र। और इसमें आपको ऑप्शन में ए कहां पे दिख रहा है, तो ए सबसे पहले है, ए ऑप्शन के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हम ए करेंगे। ठीक है, बस इससे रिलेटेड आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेशनल कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र, इसमें होते हैं 12 महीने, इसे शाखा एरा भी बोला जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई ना वो हुई 78 एडी से, 78 एडी कह सकते हैं। तो यानी कि जो अगर आपका मतलब जो इसका पहला साल हुआ होगा ना उस वक्त हमारा 78th ईयर चल रहा होगा। अगर आपको शाखा कैलेंडर के अंदर आज की डेट निकालनी है, आज का ईयर निकालनी है, तो अगर आज का ईयर 2025 है तो इसमें से 78 माइनस कर दोगे तो कुछ 1900 समथिंग साल बैठेगा। तो वो साल चल रहा है आपका नेशनल कैलेंडर के अंदर। थोड़ा सुनने में अजीब है बट नेशनल कैलेंडर भी हमारा एक नेशनल सिंबल है। दैट इज वाई वी हैव टू स्टडी इट। बस इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखना। पहले महीने का नाम जरूर याद रखेंगे जिसको हम कहते हैं चैत्र। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विक्रम संवत, क्रिश्चियन एरा, लूनर एरा, शाखा एरा। तो हमने अभी पढ़ लिया ऑलरेडी, शाखा एरा इसको बोला जाता है। यही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of width to length of national flag of India? देखिए ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी, दोबारा से नेशनल फ्लैग पे आते हैं। देखिए ये रहा सेकंड नंबर पे होगा। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कौन सी शेप है नेशनल फ्लैग की, तो ये रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। अगर ये 3 है ना तो ये 2 होगा, यानी कि इसकी जो लेंथ है, अगर ये 3 है, इसकी जो लेंथ है वो 3 है, तो विड्थ इसकी 2 होगी। ठीक है, 3:2 का रेशो होता है लेंथ इज टू ब्रेड्थ का रेशो। जब आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो लेंथ ऐसे होती है और ब्रेड्थ ऐसे होती है। ये मोटाई है और ये लंबाई है। क्लियर। पर उस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने थोड़ा चालू बनने की कोशिश करी और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी बताता हूं। अगर आपने कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझा है तो आप शायद इसका आंसर दे पाएंगे। सैनिक स्कूल 2019 का सवाल है। उसने बोला है विड्थ टू लेंथ रेशो। देखिए अगर ये लेंथ टू विड्थ रेशो बोलता, अगर ये कहता लेंथ टू विड्थ रेशो आप बताएंगे तो आप बोल देंगे 3:2, पर इसने कर दिया उल्टा, तो हमारा जवाब हो जाएगा 2:3। समझ आई बात। यानी कि अगर ये 2 फुट है तो वो 3 फुट है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, विड्थ और लेंथ का रेशो 2:3, लेंथ और विड्थ का रेशो 3:2।
बस ये सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has written सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्लियर? तो ये जो गाना आपने सुना होगा सारे जहां से अच्छा, ये भी एक फ्रीडम फाइटर, एक राइटर, एक्चुअल में मुस्लिम लीग के मेंबर थे, एक प्रोमिनेंट फिगर है मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल जी ने सारे जहां से अच्छा जो है ये गाना जो है ये लिखा था। ठीक है, ये सैनिक स्कूल का, ये किसी टॉपिक में आपके लाई नहीं करता क्वेश्चन। एक्चुअल में दिस इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ नेशनल सिंबल्स, बिकॉज इन नेशनल सिंबल्स एंड आइकन्स वी रीड अबाउट नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, बट दिस इज नॉर नेशनल एंथम और नीदर नेशनल सॉन्ग, बट स्टिल इट इज अ प्रोमिनेंट सॉन्ग इन इंडियन हिस्ट्री। तो सारे जहां से अच्छा जो है एक गाना है, एक देशभक्ति का गाना है जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। सैनिक स्कूल 2019 का ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। The national anthem of India was sung for the first time in which session of the Indian National Congress and in which year? किस साल नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया था? जन गण मन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 52 सेकंड का रन टाइम होता है। गाया इसको रोज आप लोग असेंबली में गाते हैं, जब कोई देशभक्ति का कोई इवेंट होता है, क्रिकेट मैचेस होते हैं, कई मूवीज आप देखने जाते हैं, तो हर जगह हमारे देश की आन बान और शान है हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, तो जो नेशनल एंथम पहली बार कौन से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाया गया था, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बात है कलकत्ता की, साल 1911 सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, उसमें ये गाना गाया गया था। और किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। Who wrote our national song? RMS 2020, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। सबसे पहले नेशनल सॉन्ग है क्या? तो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है दोनों 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। अब वंदे मातरम के बारे में एक कहानी और जाननी है आपको। वंदे मातरम जो है किन्होंने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चैटर्जी भी बोल सकते हैं, बंकिम चंद्र चैटर्जी। अब इससे रिलेटेड और क्या चीज पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो भी बता देते हैं। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने ये सॉन्ग लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी, उन्होंने वो किताब लिखी थी साल 1882 में, वो बुक पब्लिश हुई थी। उस बुक का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ। अब ये किताब जो है सन्यासी रिबिलियन के बारे में किताब थी, इतना जानने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखना, आनंद मठ नाम की किताब थी। इन्होंने एक्चुअल में ये 1875 में लिखा था, पर ये एक पोयम जो है ये आनंद मठ नाम के नॉवल में मिलती है। बाद में जाके इसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इसको हमने अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बंकिम चंद्र चैटर्जी। क्या आंसर हो गया? बंकिम चंद्र चैटर्जी, आनंद मठ में इन्होंने लिखा था। अब जैसे नेशनल एंथम को पहली बार किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 1911 में गाया गया, ऐसा सवाल एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है कि हम एक और चीज पूछते हैं, नेशनल सॉन्ग भी तो है, इसको भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे पब्लिसाइज किया होगा। तो ये बात है 1896 के कांग्रेस सेशन की। 1896 में कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला एम सायानी। वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ईयर याद रखने का ये रख लेना, बस ये काफी होगा आपके लिए। खत्म। वंदे मातरम के बारे में भी हमने काफी चीजें जान ली। अब आरएमएस कुछ भी पूछ ले, सैनिक स्कूल आपसे कोई भी सवाल पूछ ले, इससे रिलेटेड आप रेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जीके जो है ना, इट इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम इसे इस तरीके से पढ़ते रहेंगे ना, एक तो इसमें सबसे बड़ा जो कोड होता है, इसमें सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कि चाबी है जीके को अनलॉक करने की, वो है रिपीटिशन, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे आएगी? जब आप ये फैक्ट्स बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे। और मेरी क्लास में आपको चीजें कई बार रिपीटेड मोड पे मैं आपको बताऊंगा, ताकि विद इन दिस टाइम स्पैन, ये जो 3 महीने का आपका क्रैश कोर्स है, इसमें ये चीजें आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। ऐसा मत सोचना कि आज का टॉपिक खत्म हो गया तो इसके बारे में कभी बात नहीं होगी। आगे प्रैक्टिस कराऊंगा और चैप्टर्स आएंगे जहां पे भी इसका जिक्र मिलेगा, हम ऐसे ही चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। आई होप आपको ये पढ़ाने का तरीका, ये इस चीज को समझने का तरीका आपको समझ में आ रही हैं चीजें। अगर कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू कम्युनिकेट इट टू अस। क्लियर? द वर्ड सत्यमेव जयते,
हाँ जी, कहाँ गए हम, इस क्वेश्चन पे हैं। ये देखिए आरएमएस 2018 का सारे बेहतरीन रेफरेंस वाले क्वेश्चन लाया हूं। असाइनमेंट के अंदर भी आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम, जो हमारे देश का नेशनल एम्बलम है जिसमें कितने लॉयन है, नहीं 4 लॉयन है, ठीक है, उनका मैंने अर्थ बताया था, पावर, कॉन्फिडेंस, करेज और एक चीज और थी, प्राइड, ठीक है। तो जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुंडक उपनिषद ने, और इसमें खाली उपनिषद बोल रखा है, तो आपका आंसर तो और आसान हो गया, आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद, मुंडक उपनिषद से हमने ये लिया था। क्लियर, देख रहे हो आप कितनी बार चीजें रिवाइज हो रही हैं, तो ऐसी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। When was the national anthem adopted by the government of India? तो national anthem plus national song डेट है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। Wheel on Indian national flag has how many spokes? Which wheel द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट? तो ये जो व्हील है ये है अशोक चक्र। कौन से कलर का है? नेवी ब्लू कलर का है। ये व्हील की बात हो रही है ना, अशोक चक्र, साथ साथ रिवाइज मारते जाओ। अशोक चक्र कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। किस कलर का है? नेवी ब्लू कलर का है। कहां से लिया गया है भाई? सारनाथ से लिया गया है। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता है। 24 तीलियां हैं इसमें। Which of the following is the national song of India? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने, बट इट इज नॉट आवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है जिसको अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। लिखा बंकिम चंद्र चैटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में, पहली बार गाया 1896 के कांग्रेस सेशन में। और जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है जिसे 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही यह सॉन्ग लिखा था जो हमारे देश का नेशनल एंथम है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स? आ गई ना वही वाली बात, क्वेश्चन पूछ लिया। कौन से नॉवेल से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। क्लियर है? इसमें और भी ऑप्शंस इंटरेस्टिंग है। ट्रेन टू पाकिस्तान, अ बुक बाय खुशवंत सिंह, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, अ बुक बाय महात्मा गांधी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बुक बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप कहेंगे आपने इतनी सारी चीजें बता दी, क्या हमें अभी याद करनी है? नहीं करनी है। जब बुक्स एंड ऑथर्स वाला चैप्टर आएगा, जैसे मैं ये टॉपिक आपको करवा रहा हूं वो भी ऐसे ही हम पढ़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन विच पॉलिटिकल ओकेजन? किस पॉलिटिकल ओकेजन पे वंदे मातरम जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है उसे पहली बार गाया गया था? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1896 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसके प्रेसिडेंट थे, देखिए हर सेशन जो कांग्रेस का होता था उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता था, और इसका जो प्रेसिडेंट था वो थे रहीमतुल्लाह एम सायानी। अगर एग्जामिनर ने आपको इस लेवल पे फेल ही करना है तब जाके वो इतने हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसके चांसेस बहुत स्लीक है। ऐसा सवाल आपसे नहीं बनेगा, बट स्टिल हम तो अपनी तरफ से रेडी रहेंगे। क्रैश कोर्स है तो क्या हुआ, हम सिलेबस मोर देन इनफ तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 महीने और मोर देन इनफ, मैं आपको एकदम मास्टर बना दूंगा जीके का, तो बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारे देश की जो है ये भी एक बेहतरीन प्रतीक है, इतनी बड़ी, इसे बिग कैट्स के अंदर आता है जो टाइगर है हमारा, ठीक है। एंड दिस इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है? वो है रॉयल बंगाल टाइगर। कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये है रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, इसकी कहानी क्या है भाई? देखिए कहानी है 1973 की। 1973 में क्या हुआ, हमारे देश में उस वक्त तक टाइगर्स की जनसंख्या, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्पीड से डिक्लाइन हो रही थी। उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं जिससे हम देश के टाइगर्स का संरक्षण यानी कंजर्वेशन यानी उनको सेफगार्ड कर सके। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर। क्या कहते हैं भाई?
प्रोजेक्ट टाइगर, और ये बात है 1973 की। उसी वक्त तो थोड़ा सा एम्फेसिस इस जानवर के ऊपर देने के लिए हमने अपने देश का नेशनल एनिमल घोषित कर दिया रॉयल बंगाल टाइगर को। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, जिसके अंतर्गत आगे आगे अलग अलग टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। आज 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है। तो ये काफी गर्व करने वाली बात है। अच्छा, एग्जामिनर की किसी दिन मान लो सटक गई, वो चाहता है कि नहीं मैं तो उसको फेल करके रहूंगा और खतरनाक सवाल पूछूंगा, तो वो पूछ सकता है। चलो, टाइगर तो सबको पता है, अब ये बताओ कि टाइगर से पहले कौन सा जानवर इंडिया का नेशनल एनिमल था। तो कई बच्चे सदमे में आ जाएंगे, पर आप बता दोगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि टाइगर से पहले हमारे देश का नेशनल एनिमल था लायन। क्लियर? जो मैंने आपको हमारे कोर्स के साथ जो आपको बुक मिल रही है ना, उसको अच्छे से एक बार क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका कोई सवाल एग्जाम में छूट के नहीं आएगा। हो सकता है आप टॉपर्स की लिस्ट में आए, ठीक है? इस बात में मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जिस बच्चे ने मेरे साथ एंड तक इस कोर्स को खत्म कर लिया, इंक्लूडिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, जो आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप इस लेवल तक आ जाओगे, मैं कह सकता हूं कि आप अपने पीयर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने फ्रेंड्स को आप पढ़ा भी पाएंगे। क्लियर? नेशनल ट्री पूछ रहे हैं भैया, नेशनल ट्री क्या है इंडिया का? बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है, तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सिंपल सा जवाब है, ये बड़ा सा पेड़ है, इसे हम कहते हैं बैनियन ट्री। क्लियर? बस थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आज का सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। What color symbolizes peace? किसके बारे में बात हो रही है? ऑब्वियसली नेशनल फ्लैग के बारे में। एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन RMS 2023। व्हाइट कलर इज फॉर पीस, ट्रूथ एंड प्योरिटी। ऑरेंज कलर, सैफरन कलर इज फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस, एंड ग्रीन कलर इज फॉर प्रोस्पेरिटी, संपन्नता। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई व्हाइट, क्योंकि शांति की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर? देखो वही क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछे जाएंगे। सैनिक स्कूल 2024 लेटेस्ट पूछा गया भाई। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग के बीचों बीच नेवी ब्लू कलर का एक व्हील है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तिलियां हैं, यानी 24 जो है स्पोक्स हैं इसके अंदर। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से नेशनल एम्बलम की बात आ गई। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एडॉप्टेड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोक, क्या सिंबलाइज करता है? अब देख लो, मैं आपको बता रहा था ना, क्यों बता रहा था मैं? 4 लायन का मतलब पावर है, क्या है? पावर है, प्राइड है, कॉन्फिडेंस है और करेज है। इस ऑप्शन में कहां है? वही पूछ रहा है किसको सिंबलाइज करता है, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड। 4 लाइन है, आपको प्राइड भी पता है। तो अगर एग्जामिनर थोड़ा और आगे जाएगा तो आपसे पूछ सकता है, 4 वर्ड दे देगा, 3 वर्ड दे देगा और 1 वर्ड बोलेगा इसको कंप्लीट करो। जैसे कि वो क्वेश्चन बना सकता है, पावर, करेज और कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं नेशनल एम्बलम पे लगे लॉयंस के सिंबल को। उसमें से एक मिसिंग है, वो मिसिंग वाला बताओ, तो आपको तुरंत याद आएगा सर ने हमें पढ़ाया था प्राइड भी है। ठीक है, तो ये बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, हालांकि इसके पूछे जाने के चांसेस काफी कम है, बट देख लिया आपके सामने है और ये पूछा गया है। चलो, हमने नेशनल सिंबल्स जितने भी थे, हमने ऑलमोस्ट चीजें सारी कवर कर ली है। अब सीधा वन लाइनर्स पे आ जाता हूं, मैं उनकी फोटोज दिखाता हूं आपको, जो आपको याद करनी है। ये वाली पीपीटी एज इट इज आपको मैं पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं देश की नेशनल रिवर के बारे में। देखिए, भारत की सबसे पूजनीय जो नदी है आप जानते ही हैं, वो है हमारी मां गंगा। रिवर जो है सबसे पूजनीय है वो है गंगा, और गंगा को ही हम अपनी नेशनल रिवर मानते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शुरू होती है उत्तराखंड से और अंत इसका होता है वेस्ट बंगाल से निकलने का बाद, बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस उत्तर प्रदेश में तय करती है। गंगा के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। तो इसलिए गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर द कंट्री एंड इज द नेशनल रिवर ऑफ द कंट्री। इस रिवर के अंदर एक तरह की डॉल्फिन पाई जाती है, एक बड़ी यूनिक अच्छी सी एक जानवर है जो हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जो है गैंगेटिक डॉल्फिन। अभी वो भी दिखाऊंगा। नेशनल हेरिटेज एनिमल, अब आप कहेंगे कि सर आपने नेशनल एनिमल तो बता दिया, हमें अच्छे से याद हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर और उससे पहले लॉयन था। अब ये हेरिटेज एनिमल क्या है? तो भैया हेरिटेज एनिमल की जो लिस्ट है ना, ये भी बनाई गई थी, ये बनी 2010 की बात है।
2010 में। और 12 अगस्त की बात करूं मैं तो 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। बस इसी दिन भारत ने कहा कि हम अपने देश का हेरिटेज धरोहर देश की जो है हम इस एनिमल को मानते हैं जो है इंडियन एलिफेंट। काफी विशाल, काफी बड़ा जो है ये जानवर होता है एलिफेंट। नेशनल एनिमल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेशनल बर्ड ये वैसे तो इंडियन पीकॉक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ पे आपको चिड़िया की तरह दिख रहा होगा, फोटो का थोड़ा सा इसमें कमी है, पर पीकॉक जो हमारा मोर है वो हमारा नेशनल बर्ड है। इतना सुंदर जो बर्ड है हमारा पीकॉक है नेशनल बर्ड। नेशनल फ्रूट सबको पसंद है, आप लोग गर्मी में जरूर खाते होंगे आम। कभी मैंगो शेक पी लिया, कभी मैंगो खा लिया, कभी मैंगो की सब्जी खा ली, है ना। नेशनल फ्रूट जो है हमारा मैंगो है। बहुत इजी है, याद करना है, ये तो उसमें कुछ है ही नहीं। नेशनल वेजिटेबल ज्यादातर बच्चों को मैं गारंटी लेता हूं नहीं पसंद होगा, वो है इंडियन पंपकिन। वैसे मानना मत इस बात को, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, वो है आपका सीताफल, है ना। मैं देखो मेरी शक्ल भी बन गई ऐसी इसका नाम लेते हुए, बट क्या करें, बहुत चाव से हमारे देश में खाया जाता है और ये हमारे देश का नेशनल वेजिटेबल है, कद्दू। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फ्लावर लोटस। लोटस कीचड़ में कमल होता है, ठीक है। जितनी भी बुराई हो आसपास जिंदगी में, हमेशा ऐसे ही बन के रहना, आपको लोटस की तरह रहना है, ठीक है। आसपास आपके जितनी भी नेगेटिविटी हो, जितना भी कंपटीशन हो आपके एग्जाम में, पर आपने लोटस की तरह खिलना है एग्जाम के अंदर, क्लियर। और आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आएंगे। नेशनल फ्लावर हमारे देश का है लोटस। नेशनल ट्री है बैनियन ट्री, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। और अभी बताया जो हमारे देश की नेशनल रिवर है गंगा, उसके अंदर एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गंगास रिवर डॉल्फिन या गैंगेटिक डॉल्फिन। तो ये एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक क्या होता है? पानी में रहने वाला। तो पानी में रहने वाला भी एक नेशनल एनिमल है हमारे देश में, जो गैंगीज रिवर डॉल्फिन है। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज का लेक्चर हम आज समाप्त करते हैं। साथ ही साथ आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया है। तो आई होप आपको लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आप हमें क्वेरी पूछ सकते हैं। असाइनमेंट मिला हुआ है, क्लास को ध्यान से सुनिए, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, और मॉक टेस्ट आपको मिले हुए हैं, बुक आपके पास है, सब कुछ है आपके पास। 2 से 3 महीने जो है इज मोर देन इनफ फॉर यू फॉर दिस कोर्स। आपने अपनी पढ़ाई को भी साथ लेके चलना है, इस एग्जाम में टॉप भी करना है। आप लोगों से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच। अब मिलता हूं मैं नए लेक्चर के साथ। अगला लेक्चर अब आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।